बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिरियल प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां फ़ैसला थियणु खपनि धरती धणी लाइ, उहे फ़ैसला जेके हिन धरती ते रहंदड़ तमामु माण्हुनि खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। अॼु पाड़ेसरी मुल्क हिंदुस्तान जे माण्हुनि जेको आहे सो फ़ैसिलो जेको ॾिनो, अॼु उनजो नतीजो साम्हूं अची वियो आहे। हिकिड़ो वॾो पाड़ेसरी मुल्क हिंदुस्तान हिकिड़ो अहिड़ो जमहूरी मुल्क आहे जिथे माण्हुनि पंहिंजे वोट ॾेई करे किथे न किथे पंहिंजे जेको आहे सो उन इज़हार कयो उन जमहूरी क़ुवतुनि ऐं उन फोर्सिस ते, जंहिं ते यकीन कंदे वरी हुननि वोट ॾेई करे ईंदड़ 5 साल लाइ नई काबीना, नई हुकूमत, नए वज़ीर आला ऐं वज़ीर आज़म जी जेको चूंडनि जो जेको फ़ैसिलो थियो आहे उहो वॾो अहम आहे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जहिड़ी रीति जेको आहे सो दावा करे पियो त हिन बार 400 खां पार, पर उहो पार त न थी सघियो। उन जो फ़ैसिलो हिंदुस्तान जो जेको अवाम ॾिनो उहो वॾो अहम आहे। उन फ़ैसिले जी अगरि ॻाल्हि कयूं त हिंदुस्तान जे अवाम उन नफ़रतुनि वारियुनि ॻाल्हियुनि खे रद्द कंदे अॼु उहो फ़ैसिलो कयो आहे, जंहिं फ़ैसिले सां मां हमेशह चवंदो आहियां त उहा फ़ैसिले जी घड़ी अचणु खपे। हिंदुस्तान जे माण्हुनि उन नफ़रत, उन मज़हबी प्रचार खे अॼु पोइ ते धकींदे किथे न किथे नरेंद्र मोदी खे इहो वाज़ करे ॿुधायो आहे त हाणे हिंदुस्तान जे अंदरि नफ़रत वारी सियासत न हलंदी। अगरि मुस्लमान ऐं हिंदुस्तान में जेको आहे सो हिंदू खे विढ़ाइण जी कोशिशि कई वेंदी त उते उते जिथे जिथे इन चइजे त मौक़िफ़ खे घणी प्रचार ॾिनी वई, घणा जेको आहे सो उन में मुस्लमाननि ते जीअं तनक़ीद कई वई, उते अॼु हिंदुस्तान जे माण्हुनि उन्हनि खे ऐवान मां कढी ॿाहिरि फिटी कयो आहे। बाबरी मस्जिद जो वाक़ियो अव्हांखे यादि हूंदो। बाबरी मस्जिद अयोध्या मंदरु जेको आहे उहो वॾो अहम हुयो। उतां बि जेको आहे सो हिंदुस्तान जे माण्हुनि बाबरी मस्जिद जे उन अयोध्या मंदर खे ठहण खां पोइ उतां जे माण्हुनि बि जेको आहे सो किथे न किथे हिंदुस्तान में बीजेपी जे उन कैंडिडेट खे, जंहिं उते जेको आहे सो इहा कोशिशि कई त नफ़रत जी सियासत ते वरी वोट वठूं ऐं अॻिते वधूं, पर हिंदुस्तान जे माण्हुनि उते बि उनखे कढी ॿाहिरि फिटी कयो। अॼु त इहा त फ़ैसिले जी घड़ी पाकिस्तान गॾोगॾु हिंदुस्तान में बि आहे, पर छा हिंदुस्तान जे इन इलेक्शन खां पोइ हिन खिते में ख़ासि तौर ते पाकिस्तान सां हिंदुस्तान जा लाॻापा, चाइना सां हिंदुस्तान जा लाॻापा, श्रीलंका सां हिंदुस्तान जा लाॻापा, बांग्लादेश सां हिंदुस्तान जा लाॻापा, अफ़गानिस्तान सां हिंदुस्तान जा लाॻापा, ईरान सां हिंदुस्तान जा लाॻापा, अहिड़ी रीति जेको आहे सो अमरीका, रूस, इसराइल ऐं केतिरा ई मुल्क आहिनि, उन्हनि हिन इलेक्शन खां पोइ जेका हुकूमत चूंडिजी अचे थी, किथे न किथे इतिहादी हुकूमत नज़र अचे पई हिंदुस्तान में, त उहे कहिड़ी रीति जेको आहे सो अॻिते वधंदी, अहिड़ी रीति जेको आहे सो मसइला कश्मीर जेको आहे उहो कहिड़ी रीति हल थींदो न थींदो, या मोदी जी उहा नफ़रत वारी प्रचार अहिड़ी रीति बरक़रार रहंदी जहिड़ी रीति जेको आहे सो माज़ी में रही आहे। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर जेको आहे सो तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु हलंदासीं हिंदुस्तान बि, ऐं हिंदुस्तान सां गॾोगॾु पाकिस्तान में जीआर बलोच साहब असांखे जॉइन कयो आहे। जीआर बलोच साहब खे उबूर हासिलु आहे ख़ासि तौर ते परॾेही मामलनि ते, ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया जे खिते में जेके तब्दीलियूं थियनि थियूं, जीआर बलोच साहब जी गहरी नज़र आहे। अव्हांजी वॾी महिरबानी जीआर बलोच साहब, तव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम में। ऐं असां सां हिंदुस्तान मां सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार आहिनि विशाल साहब, उहो उन्हनि बि असांखे जॉइन कयो आहे। उन्हनि जी वॾी महिरबानी। रमेश ठाकुर साहब थोड़ी देर में असांखे जॉइन कंदा, सो उन्हनि जी भी बड़ी मेहरबानी। जीआर बलोच साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। आपसे इसीलिए मैं जो है उर्दू में बात करना चाह रहा था कि हमारे जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं वो भी समझ सकें। सर, पहली बात तो ये समझाइएगा कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी का जो मौक़िफ़ था, जो बीजेपी का बयानिया था, वो कहीं ना कहीं आपको नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। जो उन्होंने नफ़रत का बीज बोने की कोशिश की थी कि कैसी भी रीत जो है हिंदुस्तान के अंदर हिंदू जो है उसको प्रचार दें बीजेपी को, और आरएसएस और बजरंग दल जिस तरह से वहाँ कोशिश कर रही थी किसी भी तरह जो है इस दफ़ा जो है भारी मैंडेट से आए ऐवान के अंदर, मगर वो आते हुए नज़र नहीं आए। हिंदुस्तान के लोगों ने बड़ा अच्छा फैसला किया है। जीआर बलोच साहब। जी शुक्रिया मुगली साहब। अच्छी बात है, हमारे साथ हिंदुस्तान से भी दोस्त हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने हिंदुस्तान के तमाम जो वासी हैं उनको मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। वो जो जमहूरियत से मोहब्बत करते हैं, जो प्यार से मोहब्बत करते हैं, जो भाईचारे से मोहब्बत करते हैं, जो नफरत की सियासत से नफरत करते हैं। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दिन है हिंदुस्तान के लिए, साउथ एशिया के लिए और जमहूरियत के लिए ऑल ओवर। मैं हमेशा कहा है इससे पहले भी कि जब ये इलेक्शंस हो रहे थे कुछ प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने कहा ये सिर्फ चैलेंज हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है,
ये सिर्फ हिंदुस्तान की मुल्क के लिए नहीं, ये जमहूरियत के लिए है कि किस किस्म की जमहूरियत, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी दुनिया में किस किस्म की होगी। एंड हिंदुस्तान बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, एज वी नो नाउ देयर 640 मिलियन वोटर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन जो है वो दुनिया का है। तो उस लिहाज से जो मॉडल आता है यहाँ पे, अगर उसी कंटिन्यूएशन होती जिसके ऊपर ये पिछले 10 साल में हमने सियासत देखी है, तो ये बड़ा सेटबैक होता न सिर्फ कि हिंदुस्तान की अपनी जमहूरी स्ट्रक्चर को, लेकिन दुनिया के अंदर जो जमहूरियत की एक डिफेंसिव पे चली गई है। इनफैक्ट हमने देखा है कि नेशनलिस्ट और जो मुख्तलिफ किस्म के सो कॉल्ड लीडर्स जो हैं, स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट, जी वो उभर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और जमहूरियत को वो पीछे छोड़ रहे हैं। तो उस लिहाज से हमें इस चीज़ का इत्मीनान हो गया कि हमेशा हम यही कहते हैं कि जमहूरियत के मसाइल फ़कत मज़ीद जमहूरियत से ही बेहतर हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा लेसन जो इस इलेक्शन से आता है, कि जो कहते हैं कि जमहूरियत को करने के लिए मज़ीद जमहूरियत ही इलाज है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज बहुत अच्छी बात है कि एक जमहूरी निज़ाम जो कि एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर, जहाँ पे हिंदुस्तान के जो हमारे पड़ोसी हैं वहाँ के लोगों ने अपने मर्जी से वोट दिए, अपने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिए, जी उसूल पे वोट दिए, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी मसले क्या चाहते क्या है, रोजगार चाहिए उनको, अच्छा जिंदगी चाहिए उनको, सस्ता खाना चाहिए, सस्ता इलाज चाहिए, बच्चे की तालीम चाहिए। और यही चीजें हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम सियासतदान जो है, खासतौर पर जो डेवलपिंग वर्ल्ड के हैं और जो साउथ एशिया के अंदर है, जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश तमाम शामिल है, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा ट्रेंड है वोटर्स की तरफ मगर से। मगर सर ये तो अच्छी बात है कि हिंदुस्तान के लोगों ने तो ये फैसला दिया, मगर जे आर बलोच साहब ये भी तो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की माजी की बारहा पाकिस्तान ने कई दफ़ा जो है, जैसे इस कतई इस नज़र से कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मौजूदा शहबाज शरीफ हो या इससे पहले इमरान खान हो, उन्होंने तो अपनी विक्ट्री स्पीच में इमरान खान ने भी कहा था कि हम पड़ोसी मुल्क से बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं। और आपको याद होगा तो उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा तो 2 कदम हमें आगे पाएगा। मगर क्या तय है, कब इलेक्शन थी, इलेक्शन के ये साल थे, तो हिंदुस्तान कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे ही अपना सारा का सारा मामला चलाता है। अगर उनके प्याज, आलू और बैंगन महंगा हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही इन्वॉल्व होता है। उस पर सियासत सारी हिंदुस्तान की राजनीति कहें, सियासत कहें, वो हमारे ऊपर ही चलती है। तो अब बीजेपी की हुकूमत बनती है, इत्तेहादी ये कमज़ोर हुकूमत होगी। क्या तय है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से या पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, या मजीद समझते हैं कि ये मजीद नफरत को प्रचार देंगे, क्योंकि इस दफ़ा तो उठा के बाहर फेंक दिया हिंदुस्तानियों ने? नहीं, मेरा ख्याल है कि अच्छी की तवक्को रखनी चाहिए। जब उनको ये मैसेज के लिए मिल गया है कि जिस तरह मैंने अर्ज किया पहले भी, जी कि हर जो आम शहरी है वो अपनी इस दुश्मनी की सियासत से, इस नफरत की सियासत से बाहर आना बिल्कुल। चाहता है। आफ्टर ऑल साउथ एशिया एक रीजन है, हम लोग सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है, मसाइल कॉमन है, और चैलेंजेस कॉमन है। सबसे ठीक है बड़ी सर, बात है। चैलेंजेस तो मैं सामने समझता हूँ हैं। कि इससे विशाल, मैं जी सर जी हिंदुस्तान लेके चलूंगा आपको और सब देखने वालों को। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है विशाल साहब। विशाल जी, आप ये बताइएगा कि इस वक्त तय है कि जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि कम से कम नफरत की जो फैक्ट्री थी वो बंद होते हुई नजर आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों ने, जो हम यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों ने उस नफरत के प्रचार को, उस नफरत की फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को बंद करने की कोशिश की है। उस पर मोहर मार दी है, ठप्पा मार दिया कि नहीं जी हम आपको वोट नहीं देंगे, जो आप हिंदू, मुसलमान और पड़ोसियों से ताल्लुकात और जो ये प्रोडक्ट भेजते हैं, इस फैक्ट्री को बंद होना चाहिए। तो ऐसा ही लग रहा है आपको भी? गुड इवनिंग आफ्ताब जी। तो पहले तो मैं आपको अपनी तरफ से एनालिसिस बता दूं कि क्या मुझे लग रहा है सेशन को लेकर के। जी 543 543 मेंबर्स वाली ये पार्लियामेंट है, जी जिसमें 272 सीट्स चाहिए होती हैं किसी भी पार्टी या किसी भी अलायंस को अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। 240 सीट अकेले जो है वो बीजेपी, जो कि नरेंद्र मोदी साहब की पार्टी है, वो लेकर आई है।
यानी कि 32 सीट्स उन्हें कम मिली है फुल मेजोरिटी से। ठीक है। लेकिन जो अलायंस उनका है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, इस अलायंस को मोर देन 290 सीट्स मिली। सो अकेले अपने दम पर तो, लेकिन अपने अलायंस, अपने पार्टनर्स, कोएलिशन के साथ मिलकर के बड़े आराम से मेजोरिटी ले गए। 2014 और 2019 से फर्क ये था कि पिछले 2 इलेक्शन में बीजेपी को अपने दम पर अकेले फुल मेजोरिटी मिली थी। इस बार ये अपने दम पर मेजोरिटी नहीं है, अपने पार्टनर्स के साथ मेजोरिटी है। बहुत दूर की नहीं है मेजोरिटी से। 272 मेजोरिटी है, फुल मेजोरिटी का नंबर है, और 240 पर इस वक्त बीजेपी है। तो अब से थोड़ी देर पहले इस अलायंस की मीटिंग हुई है और अगले 3 दिनों के अंदर एक बार फिर सरकार बन जाएगी, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ओथ लेने वाले हैं। ये क्लियर हो चुका है। जहां तक आते हैं नैरेटिव की बात, की है कि क्या नैरेटिव सेट किया जाता है। देखिए, पाकिस्तान में एक नैरेटिव है जो हिंदुस्तान के खिलाफ चलता है, हिंदुस्तान में एक नैरेटिव है जो पाकिस्तान के खिलाफ चलता है। तो इस देखिए तरीके जी, के नैरेटिव चलते मैं रहते हैं। यहाँ अगर पे आप मुझसे मैं पूछेंगे बीइंग द कि जर्नलिस्ट, बीइंग द एंकर, यहाँ पे आपसे ये बात जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान की राजनीति, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के इलेक्शन में कहीं भी आपको हिंदुस्तान का वो मौकफ नहीं मिलेगा। हम हिंदुस्तान की प्रोडक्ट को या नफरत को कहीं भी नहीं बेचते कि अगर हमें आप वोट देंगे तो हम हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे, आप हमें वोट देंगे तो हम जो है दिल्ली पे अपना झंडा या तिरंगा लहरा देंगे। हमारे यहाँ कभी भी ऐसी चीज़ नहीं होती, जो कि हमने इलेक्शन में देखा। मोदी जी ने, दीगर आपकी सियासी जमातों ने सारा का सारा जो है वोट, वो लग ऐसे रहा कि शायद वो पाकिस्तान पे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर पाकिस्तान की कोई भी पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, इवन के पीएमएल-एन, उन्होंने कभी भी अपनी मैनिफेस्टो में ये चीज़ नहीं रखी। देखिए, जहां तक बात पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान के इलेक्शन में भी हमेशा कश्मीर एक मुद्दा रहता है। ऐसे ही भारत के भी इलेक्शन में कश्मीर एक जी। मुद्दा रहता है। फर्क ये नहीं है कि मुद्दा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि जो लोग वोट करने जा रहे हैं, उन्हें, उनके लिए एजेंडा क्या है, वो क्या चाहते हैं। ठीक इस है। बार पब्लिक ने ये दिखाया है कि उनके लिए प्राइस राइज यानी कि इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल। और वो गवर्नमेंट से चाहते हैं कि प्राइस राइज को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए और एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके निकाले जाए। यही 2 बड़े फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो फुल मेजोरिटी थोड़े पीछे रहे। पूरे तरीके से नकार नहीं दिया गया नरेंद्र मोदी को। अगर आप देखें तो जो ऑपोजिशन है, वो सारा ऑपोजिशन मिलकर भी उतनी सीटें नहीं ला पाया है जितनी अकेले बीजेपी ने लाई। सो ये कहना कि पूरे तरीके से नकार दिया है बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को, ये ठीक नहीं होगा। मेजोरिटी से पीछे जरूर है, बट अपने अलायंस के साथ गवर्नमेंट बनाने जा मगर रहे हैं। मगर मगर इस मैंने चीज फिर को से आप यही कहा, इस चीज को कैसे बयान करेंगे कि जहां जहां बड़े बड़े इनके बुत थे, बड़े बड़े लीडर थे, बड़े बड़े जो कहें कि हमेशा हिंदू मुसलमान और हिंदू की बात करते थे, कहीं ना कहीं मैं जनरली बात कर रहा हूं कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हैं, उन्होंने जो है इनको बाहर उठा के फेंका है कि जी अब ये प्रोडक्ट नहीं चलेगी। क्योंकि मैंने जो यहाँ पे जो बैठ के पाकिस्तान में देखा है कि बहुत सी जगहों पर ये लोग इलेक्शन इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने कोशिश की कि कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान को डिवाइड एंड रूल वाली बात पे हम वोट लें। तो मुझे लगता है कि ये नैरेटिव जो है बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है जी। और किसी एक पार्टी को भी इसके लिए जो है वो दोष देना ठीक नहीं होगा। अगर कुछ पार्टियां हैं जो इस बारे में बात करती हैं, तो वो कुछ लोगों को शायद अपील कर रहा था, तभी वो नैरेटिव चल भी पा रहा है। मेरा ऐसा मानना है पर्टिकुलरली कि ये 2 जो बड़े मुद्दे जिस पर मैंने आपसे बात की, एक इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये 2 बड़े मुद्दे ही सबसे ज्यादा बड़े मुद्दे रहे हैं। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान, शायद वो ज्यादा स्टेटमेंट्स पहुंचते होंगे, क्योंकि हमारे हमारे यहाँ भी हम पाकिस्तान के नेताओं के वही स्टेटमेंट ज्यादा सुनते हैं जो इंडिया वालों को ज्यादा सूट करते हैं सुनने में या हमें अच्छे लगते हैं। कि हाँ देखिए, हम कहते थे ना कि ये पाकिस्तान में ये वाली बात गलत है, तो देखिए ये इनका लीडर यही बात कर रहा है, हम तो पहले ही कह रहे थे। तो ऐसा होता है कि पाकिस्तान तक स्टेटमेंट वही पहुंचते हैं जो आपको सूट करते हैं या आपको अच्छे लगते हैं। बट हिंदुस्तान का इलेक्शन तो बहुत बड़ा इलेक्शन नहीं, हमें तो सूट नहीं करते, ना हमें अच्छे लगते। हम जो आप चलाते हैं हम वही देखते हैं, आपकी टीवी पे, आपके चैनल्स पे, और आपकी जो खबरें चलती हैं वही देखते हैं। और वही एग्जिट पोल जो जैसे अरविंद केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस के लीडर हों या बीजेपी की लीडर हों या दीगर सियासी जमातों के हों, उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान की मीडिया पे सवाल उठाए, तो हम तो वही खबर चलाते हैं और वही खबर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यही महसूस हो रहा है कि जो है मोदी और मोदी की तमाम बीजेपी की जो स्टेटमेंट्स थी, वो उसमें से लग ऐसे रहा है कि इस दफ़ा उनको टफ टाइम मिला है, जो कि नज़र आया। हाँ, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है कि टफ टाइम है। ये मुश्किल समय है उनके लिए, क्योंकि वो फुल मेजोरिटी नहीं ला पाए।
पिछले दो इलेक्शन को अगर आप देखें 2014 2019 उनका फुल majority था, लेकिन उससे पहले के इलेक्शन अगर आप देखें हिंदुस्तान में हमेशा कोएलिशन गवर्नमेंट चलती रही है। बहुत कम ऐसे लीडर हैं जिनको फुल मेजोरिटी मिलती है, जो अपने दम पर अकेली पार्टी जो है सरकार चला लेती है। इतना बड़ा देश है, फुल मेजोरिटी लाने वाली पार्टियां बहुत कम है, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, इन्हीं दोनों के पास चांस रहता है कि वो फुल मेजोरिटी ला पाए। बाकी बहुत सारी और छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कि अलग अलग रीजन में बहुत बिल्कुल एक्टिव हैं, उनके दम पर अक्सर सरकारें बिल्कुल। चला मैं लेती रमेश हैं। ठाकुर साहब ने ज्वाइन किया। नरेंद्र रमेश जी मोदी बहुत साहब शुक्रिया, मैं उनकी तरफ जाना चाह रहा हूं। रमेश जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। आप क्या समझते हैं कि एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल पे भी कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान, और उस पर भी जो है राहुल गांधी ने और अरविंद केजरीवाल दीगर लोगों ने जो है सवालिया निशान उठाए कि देखिए जी ये तो एग्जिट पोल ऐसे लग रहा था कि खासतौर पर उन्होंने कई कई जगहों का जिक्र किया कि वहां पर सीटें अगर हैं ही 25 तो उधर 32 का जो है ना एग्जिट पोल में उन्होंने बता दिया कि वो बीजेपी जीत रही है। तो ये एग्जिट पोल और दीगर जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वाकई मोदी और बीजेपी की एक कंट्रोल एक वो सिस्टम था जिसके तहत एग्जिट पोल के रिजल्ट आ रहे थे, जो कुछ टीवी चैनल कुछ बता रहे थे, कुछ टीवी कुछ बता रहे थे। देखिए, मुझे लग रहा है हर चैनल हुआ या कोई भी गवर्नमेंट हुई तो उस पे ये आरोप लगते रहते हैं कि उन्होंने मीडिया के ऊपर एक प्रतिबंध लगा दिया, या मीडिया को अपने कब्जे में ले लिया, या उनको अपने मुट्ठी में बांध ली। इस तरह के आरोप हर हुकूमत लगाती है और हर मुल्क में लगते हैं, और कमोबेश हमारा भी देश भी उससे पीछे नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार जो जिस तरीके से एग्जिट पोल आए और उन्होंने सरकार को बड़ी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को जिताया, अलायंस को अच्छी सीटें दी, उसके बाद में जब 24 घंटे के बाद में रिजल्ट जब आता है तो उसमें वो बिल्कुल भी आसपास दिखाई नहीं देते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें दोनों पे आरोप लगना और इस तरीके जो आप कह रहे हो ये इसमें स्वाभाविक है, किसी तरीके से कोई नकार नहीं सकता। लेकिन मुझे लग रहा है इस तरीके की, देखो एग्जिट पोल हमारे यहाँ और भी पहले भी होते रही हैं, और पहले भी इस तरीके से नकारे जा चुके हैं और उनका वास्तविक रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये पूरी तरीके से कह देना कि उसमें हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ होता है या हुकूमत इस तरीके से करवाती है, तो मैं इससे ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ कि जो एग्जिट पोल जो करते हैं ये लोग कौन है, कोई सरकार की बॉडी तो है नहीं, इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, अपनी दुकानें चलाते हैं। हाँ, ये जरूर हो जाता है कि ये पर्टिकुलर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है वो जीतने की जिसकी संभावना नहीं होती है, या फिर जो जीतने वाला होता है उससे वो कांटेक्ट करते हैं, उससे कुछ धन लेते हैं, उनसे कोई फायदा लेते हैं, तब उनके पक्ष में वो चीजें दिखाते हैं। लेकिन सीधे गवर्नमेंट तक पहुंच जाना, सीधे वजीर आलम तक पहुंच जाना, तो इसमें कोई मतलब उसमें सच्चाई नहीं है। और जिस तरीके से आरोप इस बार लग रहे हैं, मुझे लग रहा है इस तरीके के आरोप लगने चाहिए। अगर ये आरोप नहीं लगेंगे तो ये अपनी कार्यशैली में और अपनी ये जो ट्रांसपेरेंसी है उसमें ये लोग बिल्कुल भी सुधार नहीं कर पाएंगे। अब अगला अगर कोई चुनाव होता है उसमें भी अगर ऐसे ही रहे तो फिर मतलब जब चुनाव का रिजल्ट आ जाता है तो मुझे लगता है कि उसमें उसकी जो एक वजन होता है, एक मायने होते हैं, अहमियत होती है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। जी मगर 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 रमेश जी ये तो तय है कि इलेक्शन से पहले आप जो हम देख रहे थे कहीं ना कहीं दिल्ली के जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल उनको बंद कर देते हैं, फिर दिल्ली आम आदमी पार्टी जो है वो चलाती है कि जी कहीं ना कहीं हमें मोदी और कोशिश कर रहे हैं अमित शाह के हमें जो है ना इस सियासत से बाहर कर दें। तो लग रहा है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं इलेक्शन में नज़र आईं कहीं ना कहीं। तमाम जो मुखालफिन थे, कांग्रेस थी, कांग्रेस के बहुत सी जगहों पे जो इवेंट थे वो उन पे जो है रोक लगाने की कोशिश की गई, उस पे जो है राहुल गांधी मुख्तलिफ जगहों पे प्रेस मीडिया में चलाते रहे। देखिए आफ्ताब भाई, होता क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टियां होती है ना, जी बड़ी कलाकार होती हैं, चिंगारी लगती है घी इसमें अपने से डाल देते हैं। वो इतना बड़ा बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं कि नहीं नहीं उसमें आग लग गई, फलाने ने आग लगा दी। लेकिन जो आप कह रहे हो आम आदमी पार्टी के ऊपर और उनके लीडरान के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं, जेल में जा रहे हैं, जमानतें भी उनको मिल रही हैं, एक बड़े स्कैम उनका खुल के सामने आया है। हालांकि वो तक की बात है, अभी सिद्ध नहीं हुआ, सिर्फ आरोप लगे हैं। लेकिन जो जब सिद्ध होगा वो तब की बात है। लेकिन जो आरोप में अंदर गए हैं, क्योंकि ईडी जो है वो एक संस्था है, एक सरकारी संस्था है, तो वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं रचेगी। तो इस तरीके से जब उनको उनके पास एविडेंस है, सबूत है उनके पास में, तो फिर वो
चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे कि नहीं भाई इस समय चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल को छोड़ दो या फलाने को छोड़ दो, ये जो स्कैम है उसकी कार्रवाई हम बाद में करेंगे। उनको तो कार्रवाई कंटिन्यू करना चाहिए, चाहे चुनाव हो चाहे कोई हो, तो उस टाइम को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। और फिर इस तरीके से आरोप लगा देना नहीं कि चुनाव के वक्त हमें जेल में बंद किया जा रहा है या हमें नजरबंद किया जा रहा है, घर में बंद किया जा रहा है। ये देखो हर मुल्कों में होता है, हर एक पार्टी दूसरे के ऊपर ठीक है। इस तरह के अच्छा, आक्षेप अब आते हैं जैसे कि मुख्तलिफ स्टेट हैं, मुख्तलिफ आपके सूबे हैं, उनमें जो इलेक्शन हुए हैं और सबसे बड़ा जो आपके यहाँ इस वक्त जो चीज़ नज़र आ रही है कहीं ना कहीं कि अब इत्तेहाद की बगैर जो है नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बना सकते। थोड़ी देर पहले जैसे बता रहे थे कि जी आप अब तय हो गया है कि फैसला के कहीं ना कहीं इत्तेहाद बनेगा और इत्तेहाद के बाद ही इस ऐवान में नरेंद्र मोदी दोबारा हलफ उठाएंगे और आने वाले 5 सालों के लिए तीसरी मरतबा वजीर आजम बनने जाएंगे। देखिए अफ्ताब भाई, उनका तीसरा टर्म है ये, एक प्रयोग है और ये देखने को भी मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में उनकी जो बीजेपी की, मैं अलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ, 282 सीटें थी और दूसरे टर्म में भी मेजोरिटी के साथ में 303, जो जबकि 272 उनको सरकार बनाने के लिए नंबर चाहिए होगा, लेकिन इस बार नंबर उनका पिछड़ गया है। पूरा अलायंस उनके पास जो है वो मेजोरिटी में है, लेकिन एक सिंगल फ्रेम में जो उनकी भारतीय जनता पार्टी है वो बहुत पिछड़ गई है, 240 हो गई है। अब वो इंडिपेंडेंट उस तरीके से कोई फैसले नहीं ले पाएंगे, चाहे बड़े बड़े हमारे हिंदुस्तान में फैसले लिए गए, देश हित में लिए गए, तो उसमें ये कहा जा रहा था, अपोजिशन पार्टियां ये आरोप लगाती थी कि मोदी साहब ने किसी से राय नहीं ली, किसी से मशवरा नहीं करा, जो उनके मन में आया वो उन्होंने करा। लेकिन अब ऐसा लगता है ऐसा नहीं हो पाया, अब क्योंकि अब वो अलायंस के साथ में चलेंगे। और मैंने पहले कहा कि देखने वाली बात ये होगी इस बार कि अलायंस को कैसे लेके साथ में चलते हैं, क्योंकि इस बार तो भाई बागडोर जो है सबके साथ में मिलकर चलनी है। अगर कोई भी छोटा फैसला लेना, बड़ा फैसला लेना है, तो टेबल पे आके जितने भी अलायंस में 37 39 जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं उनके प्रमुखों से पूछना पड़ेगा कि हम ये फला काम करने जा रहे हैं, क्या ये सही है। तो उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा कॉन्फ्लिक्ट होगा आपस में। रमेश जी आप हमारे साथ रहिएगा, जी आर बलोच साहब भी हमारे साथ हैं, मैं जी आर बलोच की तरफ जाना चाह रहा हूं, आप हमारे साथ रहिएगा। जी आर बलोच साहब, एक तो तय है कि ये जो अब जो अलायंस के बाद, इत्तेहाद के बाद बीजेपी की हुकूमत यानी कि नरेंद्र मोदी हलफ उठाएंगे और इस ऐवान में जाएंगे, तो आपको समझ में आ रहा है कि जैसे रमेश ठाकुर साहब फरमा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब मुश्किलात का सामना होगा, वो अब वन मैन शो नहीं होंगे, वो कोई फैसला नहीं करेंगे जब तक इत्तेहाद ही ना कहें। दूसरी तरफ सर आपके सामने ये भी सवाल है कि इतनी तगड़ी बड़ी अपोजिशन जो इस वक्त ऐवान में होगी, कहें कि बैसाखियों पर ये हुकूमत होगी, अगर इतनी बड़ी अपोजिशन है तो फैसले करने में भी कहीं ना कहीं उनको अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। जी आर बलोच साहब। जी देखिए, जो मैं एज अ ऑब्जर्वर देख रहा था इलेक्शंस को जी, और जो मेरे कंसर्न्स थे, और वो कंसर्न्स अनफाउंडेड नहीं थी, दे केम इन फ्रॉम वेरियस स्टेटमेंट्स जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनके तरफ से। तो ये तो बड़ी बात जिस पे बहुत सारे एनालिस्ट एग्री करते हैं हिंदुस्तान के अंदर भी, और बहुत सारी मैंने राइटिंग हिंदुस्तान के राइटर्स की भी पढ़ी है, कि बीजेपी अंडर मोदी एंड शाह वर फॉलोइंग ए एजेंडा ऑफ हिंदू राज। और उनका ये जो खतरा था कि अगर उनको वही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती है जिस तरह, या पूरी मेजॉरिटी मिलती है पुराने 2019 वाली, तो क्या वो अपने उस मुकम्मल तौर पे उस एजेंडा को कंप्लीट कर सकेंगे। और उसमें सबसे बड़ा खतरा ये था कि शायद वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील कर दे। सबसे बड़ी बात, जो उसका कैरेक्टर था, उसकी जो रूह थी, जो उसका असल था, जो सेक्युलर उसकी रूह है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो अबदकार जो उसका ऑथर था और कमेटी थी उनके साथ, उनके तरफ से जो एक गलत थे। बड़ी बात तो ये है, और उसने उनको जो है वो ये गांधी जी ने और नेहरू ने मिलके ये सौंपा था कि आप बनाइए इलेक्शन, अपने इस कमेटी के बनिए चेयरमैन और उसका बनाइए। तो वो एक बड़ा और हिंदुस्तान का वो कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक भी जो स्कॉलर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, ऑब्जर्वर्स जो हैं, उनके लिए बहुत वक़्त रखता है। लेकिन जिस तरह से उस कॉन्स्टिट्यूशन को लताड़ा गया
जब कश्मीर के का स्टेटस तब्दील कर दिया गया, जब 130 जो है वो एक खत्म कर दिया गया, तो खतरा ये था कि आगे चल के अगर इस इलेक्शन में उनको वही कुछ मिलता है जिसमें सिर्फ एक ही बात मोदी जी की बात मानी जाती है, या उसके जो बहुत क्लोज एसोसिएट्स हैं जो कि एक एक बैंड ऑफ माइंड रखते हैं एक सियासत का या मुआशरे का जिस तरह से होना चाहिए हिंदुस्तान, तो ये खतरा था कि ये शायद उसको वाकई हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट कर देंगे। वो मैं समझता हूं कि इनके लिए अब पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल। जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया, हमारे दोस्त ने किया कि बहुत सारी छोटी और जो पार्टीज हैं उनकी कंसर्न जो है उनको लेना पड़ेगा, प्लस एक बहुत मजबूत जो है वो अपोजिशन है। तो मैं समझता हूं कि जो बैलेंस खराब हो गया था, क्योंकि हम वी यूज्ड टू लुक एट इट कि हिंदुस्तान को हो क्या गया है, किस तरफ जा रहा है, क्यों हो रहा है, क्या ये वो गांधी जी का हिंदुस्तान है, क्या ये वो नेहरू जी का हिंदुस्तान है, या वो जो फाउंडर थे उनका वो ये हिंदुस्तान है? नो, नॉट एट ऑल, इट वाज चेंजिंग इट्स शेप। तो मुझे आई एम बीइंग अ बिट ऑप्टिमिस्टिक कि शायद वो जो बैलेंस खत्म हो गया था शायद उसकी तरफ चल पड़े, लेकिन कहा नहीं जा सकता। बीजेपी के अंदर भी एक कार्डर है, एक तबका है जो कि बड़ा फेथफुल है अपने उस मैसेज के साथ हिंदू मगर राष्ट्र मगर जी आर बलोच साहब, इस पे तो आपने भी देखा, हमने भी देखा इलेक्शन में कि कहीं ना कहीं जो हिंदुवत नफरत और मुसलमानों के बीच में जो लोग कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों ने उनको शटअप कॉल दी है, उनको जो है ऐवान से उठा के बाहर फेंका है। तो कहें कि जो अवाम है, आम जो जनता है, अवाम है, उसका जो फैसला है वो बड़ा अहम है। कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को अब डिसलाइक कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे। जैसे मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद जो है वहाँ पर भी देखें कि वहाँ से हार गए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर थे जो सिर्फ उनका बेसिक जो थी हर जगह पे तकरीरों में, हर जगह पे नारा जो था वो एंटी मुस्लिम था, मगर हिंदुओं ने उनको वोट इस दफ़ा नहीं दिया। तो ये बड़ा चेंज है हिंदुस्तान के अंदर। नो डाउट अबाउट इट। हमारा जो हिंदुस्तान का वोटर बड़ा होशियार है, समझदार है, मिच्योर है, और मैं समझता हूँ कि बड़ा प्रैग्मेटिक है। मैं एक पढ़ रहा था कहानी किसी बच्चे की जो कि राम मंदिर के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पे था, कहते हैं वो उस जुलूस में भी शामिल था जब ये राम मंदिर की इफ्तिताह हो रहा था, जी। खोल रहे थे इसको। लेकिन जब उससे पूछा गया कि तुमने वोट किसको किया, उसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं दिया अभी बीजेपी को, इसलिए कि ये मेरा जो एजेंडा है, मेरा जो जरूरत है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे सेहत चाहिए, मुझे सही। तो मैं सर आप साथ हैं हमारे, मैं मैं रमेश ठाकुर साहब की तरफ जाऊंगा। रमेश जी, ये बड़ा अहम है नुक्ता कि राम मंदिर और अयोध्या के आपके सामने है, बहुत से ऐसे बुत हैं। आप बता सकते हैं बेहतर कि इस वक्त जो बीजेपी के बड़े बड़े बुत थे जिन्होंने नफरत पे अपनी राजनीति की, सियासत की, उसको इस दफ़ा जो है हिंदुस्तान के अवाम ने कहीं ना कहीं ऐवान से बाहर फेंका है। नहीं आफ्ताब भाई, मैं आपके सवाल पे बाद में आऊंगा। पहले बलूच साहब ने जो कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी ये है, संविधान को बदलने का एक मुद्दा इस बार उठा था, उस पे मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। देखो, जी। ये मुद्दा नहीं उठा था बिल्कुल भी, लेकिन ये था पॉलिटिकल एक इशू ऐसे उठा था जो पर्दे के पीछे उठाया जा रहा था, जिसको अपोजिशन विशेष तौर पे कांग्रेस ने उसको उठाया कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इस बार संविधान को बदलने की कोशिश में है। जी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसके खिलाफ पूरा देश एकजुट हो गया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जिस तरीके से बलूच साहब ने कहा कि ये हिंदुस्तान जो है गांधी जी और नेहरू जी उनके फाउंडर है, उन्होंने बड़े एक सपनों से बुना था, एक बेहतरीन तरीके से हिंदुस्तान उनको बनाया था। जो संविधान पहले बन चुका था उसको बदलने की कोशिश अगर कोई करेगा तो पूरा हिंदुस्तान एक हो जाएगा। एक क्लियर हो गया। दूसरी बात ये, जिस तरीके से आपने कहा हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, बिल्कुल इस तरीके की चीजें हुई, लेकिन हमारा हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो बहुत ईमानदार है। मुसलमान पढ़ा लिखा है, वो समझता है कि मंदिर मस्जिद से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें लेना देना है तो हमें पेट से लेना देना है कि 2 रोटी हमारे पेट में आनी चाहिए और हमारे बच्चे को अच्छी तालीम मिलना चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान में हिंदू सोचता है और मुसलमान सोचता है। इस तरीके से जहां पे भी डिवाइड करने की कोशिश करी दोनों हिंदू मुसलमानों को, वहां पे
दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को, चाहे अपोजिशन हो जाए चाहे पोजीशन हो जाए, उनको बड़ा नकारा है लोगों ने। जिन्होंने ये बात करी है कि हम शिक्षा अच्छी देंगे, हम स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम करेंगे, तो वहां पे वोटिंग टर्नआउट बहुत अच्छा हुआ है। तो ये बदलता हुआ भारत है। ये बदलता हुआ भारत बताता है कि और यहाँ पे मगर अगर आप बदलते हुए भारत में रमेश जी, ये तो तय है कि कहीं ना कहीं बदलते हुए भारत में जो अब नरेंद्र मोदी की आपको बदलती हुई जबान, बदलते हुए जो है खास तौर पर पड़ोसियों से ताल्लुकात नजर आ रहे हैं बीइंग द जर्नलिस्ट, क्योंकि माजी में हमें नजर नहीं आए। हमेशा हमने जब भी मोदी को सुना है उसके मुंह से तो आगे ही निकलती है, खास तौर पर पाकिस्तान और पड़ोसी मुल्कों के लिए। तो सर, पड़ोसियों के बगैर तरक्की तो नहीं हो सकती। आप माने इस बात को कि बेशक आप यूरोपियन ब्लॉक में चले जाएं, आप रशियन ब्लॉक में चले जाएं, आप अमेरिकन चले जाएं, मगर बगैर एशियन ब्लॉक के आप तो आगे नहीं बढ़ सकते। ना तो आपके ताल्लुकात चाइना से अच्छे हैं, ना तो पाकिस्तान से अच्छे हैं, ना जो है बांग्लादेश से अच्छे हैं, ना तो श्रीलंका से अच्छे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पड़ोसियों में मोदी जी ने माजी में जितनी भी हुकूमत की है वो कहीं ना कहीं ताल्लुकात उनके बेहतर नहीं रहे। तो इस दफ़ा ये आप समझते हैं कि अब कहते हैं ना कि अब की बार पड़ोसियों के ताल्लुकात बेहतर होंगे? देखो, अब तो भाई इसमें सोचने की थोड़ा सा जरूरत है। देखो, हम तो आवाम के हिस्सा हैं, आप भी आवाम के हिस्सा हो, हम भी हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ें। डायलॉग शुरू होने चाहिए, बीदा बातचीत जर्नलिस्ट शुरू सर, होनी आप चाहिए। और मैं नहीं चाहूंगा, मगर ये जो आपके मोदी जी की बात कर रहा हूं मैं, उनका सवाल कर रहा था कि वो क्या चाह रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखो, मोदी साहब ने एक पहल करी थी जब पहले टर्म में आए थे, जब बिना बताए वो पाकिस्तान पहुंचे थे, नवाज शरीफ साहब के यहाँ पहुंचे हुए थे, तो एक मैसेज नजर था। वही वो उस मैसेज किसी ऑफिशियली विजिट पे बिना बताए अफगानिस्तान गए थे और उनकी शादी में आए तकरीब में, और वहां से फिर निकल गए। और उसको भी उन्होंने इस दफा उसी पे आ रहा माजरत हूं। के साथ, इस दफा मोदी ने उसको भी जो है अपनी इस राजनीति में और सियासत में और जलसों में इस्तेमाल किया कि देखें जी, मैं तो पहले भी बगैर बताए घुस के गया। अरे आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप अगर आते हैं बगैर बताए एक प्राइम मिनिस्टर की दावत पे, उनकी शादी में आते हैं, तो आपको अगर वेलकम करते हैं, इज्जत देते हैं, तो आप उसको भी कहीं ना कहीं जलसों में बताते हैं हम तो पहले ऐसे ही घुस के चले गए, अभी भी घुस के मारेंगे। तो ये जो बातें हैं ये काबिल एतराज हैं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। एक नहीं, काबिल इतराज होनी चाहिए। काबिल इतराज कैसे क्यों होनी चाहिए, मैं आपको बताऊं। देखो, पॉलिटिकल जो बड़ा कोई जो नेता जब किसी से मिलता है ना, तो उसके मायने बहुत सारे निकलते हैं और निकाले जाने चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझे नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर वो नवाज शरीफ साहब के पहुंच रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, आप बेशक बिना बताए वहां पहुंच गए, कुछ भी नाम दो, लेकिन मैसेज उन्होंने बहुत बढ़िया दिया था। वहां से पाकिस्तान की सरकार को एक हाथ बढ़ाना चाहिए उसके 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद, कि मोदी साहब आप हमारे यहाँ आए, हमें अच्छा लगा, पूरे पाकिस्तान को अच्छा लगा, अब हम बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस तरीके की रमेश चीजें आपके बीइंग द जर्नलिस्ट, आप और हमें तो पता है, मगर मैं कहता हूं कि बीजेपी के वजीर आजम को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को कुछ बादाम खाने चाहिए, वो जल्दी भूल जाते हैं। उसके बाद 12 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरशिप ने अपने अपने जलसों में, अपने अपने हुकूमती इलेक्शनी और हर जगह पे कहा कि हम पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे रखने जाते हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि विक्ट्री स्पीच अगर इमरान खान की थी तो उन्होंने भी कहा कि हम जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से बात करना चाहते हैं। मगर नरेंद्र मोदी साहब इस वहमो गुमान में थे, ख्यालों में गुम थे कि मैं एशियन टाइगर बनूंगा। पता नहीं एशियन टाइगर का ख्वाब रात को देख के सोते थे, वो तो बन नहीं सके। मगर इस दफा मैं बीइंग द जर्नलिस्ट पूछता हूं कि कुछ ना कुछ लचक आएगी। लग रहा है कि वो आगे बढ़ेंगे, माजी को छोड़ें। नहीं, देखिए, जहां की टाइगर की बात है, मुझे लग रहा है टाइगर बनने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और भी बड़े बड़े मुल्क हैं, उनके साथ में हमारे जो संबंध है बहुत अच्छे हुए हैं, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी हुई है। बात फिर वही आ जाए जिस तरह आपने कहा कि जब पहले कोई अगर वजीर आलम बनता है, ओथ जब लेता है, तो अपनी उस ओथ में एक लाइन जरूर कहता है कि मैं पड़ोसी से अच्छे रिश्ते बनाना चाहता हूं, बनाने की कोशिश करता हूं। प्रधानमंत्री हमारे यहाँ के मोदी साहब की दोनों स्पीचों को देखो, जब उन्होंने ओथ लिया, ये बात कही। अब 8 तारीख को जब संभावित, मुझे लग रहा जब ओथ लेंगे, तो उसमें भी ये बात कहेंगे कि मैं पड़ोसियों के साथ में रिश्ते बनाने की कोशिश करूंगा। ये औपचारिकता भर होती है। ऐसे ही इमरान खान साहब ने करा, नवाज साहब ने भी करा, शहबाज साहब ने भी करा, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं जब इस सौदे पे आते हैं सब कहते हैं। लेकिन बात यहां से दूसरी ये आगे बढ़नी चाहिए कि वो कोई पहल तो करे।
कोई ये तो कहे कि नहीं भाई यहाँ से आपके दूतावास की तरफ से फोन आया है और वो आपके हुक्मरान से बात करना चाहता, सरकार से बात करना चाहता, बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता। इस तरह की बात ना पाकिस्तान की तरफ से हुई ना इंडिया की तरफ से हुई। ये बात आपको स्वीकार करनी चाहिए, मुझे भी स्वीकार सर, करनी चाहिए। मैं जीआर भल्ला चीजें साहब की तरफ जाऊंगा। जीआर भल्ला साहब, आप इत्तेफाक करते हैं रमेश ठाकुर साहब से, क्योंकि मैं अभी इसको ज़्यादा सवाल को नहीं बढ़ाऊंगा, मगर जो मैंने चीज़ें उनके सामने रखी हैं कि वो एशियन टाइगर कह रहे हैं वो बन चुके हैं, मगर जो एशियन टाइगर का ख्वाब है शायद उनके जहन में यही है खाका कि मैं जो है इस खित्ते का चौधरी हूँ, वडेरा हूँ, और जो है मैं जो चाहूँगा वही होगा, ऐसा है? देखिए, मैं उसके जवाब में बाद में आता हूँ। पहले तो ये कि जहाँ तक पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का ताल्लुक है, जी सिंस आई बीइंग मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मोदी साहब और उनके जो चुने हुए फॉरेन मिनिस्टर थे जयशंकर साहब, जो कि बहुत बड़े कहना मश्क जो है वो डिप्लोमेट समझे जाते हैं, जी उन्होंने इनको थीसिस दिया है कि विल मेक पाकिस्तान इररेलेवेंट, वी डोंट नीड पाकिस्तान। अब आप ये देखिए कि इतना दो न्यूक्लियर पावर्स है, साउथ एशिया में है, एक 250 मिलियन की कंट्री है, जी यू विल मेक इट इररेलेवेंट? What a naive way of looking at Ministry of at the foreign relations. बिल्कुल। I would say that he, although pretends to be a very big scholar, but he could not understand this. Number one, number two, जिस तरह आपने भी कहा, बाकी ने भी यही कहा कि हमेशा डेवलपमेंट अगर कहीं हुई है तो वो खित्तों की हुई है। एक अकेला सिंगल ये समझ ले कि हम एक आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी बनेंगे, बाकी हमारे इर्द गिर्द तमाम फुकरा होंगे, गुरबा होंगे, जी और जिनको हम डंडा लेके चलाते रहेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। साउथ एशिया, इफ इट हैज टू ग्रो, इट विल ग्रो टुगेदर। एंड और देखिए, कभी भी जो सिक्योरिटी भी इस तरह से है और इसी तरह से आपकी प्रॉस्पेरिटी भी है। तो मैं समझता हूं कि इस दफा जो अगर लीडरशिप आती है जो बीजेपी की, आई होप दे लर्न लेसन फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक्स। कि पहले कहा पाकिस्तान को हम आइसोलेट करेंगे, उसमें नाकाम हो गए, फिर कहेगा हम पाकिस्तान को जरूरत नहीं है हमें पाकिस्तान से बात करने की। तो ये तमाम चीजें जो है सिर्फ पाकिस्तान से हटके भी अगर आप जीआर भल्ला साहब माजी में भी देखें ना, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है ना, अफगानिस्तान के साथ भी कोई ताल्लुकात बेहतर नहीं है, ईरान के साथ भी कोई ताल्लुकात बेहतर नहीं है, बांग्लादेश के साथ नहीं है, श्रीलंका के साथ नहीं है, इवन के जो है दीगर जो पड़ोसी ममालिक है उनके साथ भी आपकी हमारी जो गहरी नजर है वो वहां पे हमें हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर नजर नहीं आते। या तो वो खुशफहमी में, या तो ये समझते हैं कि जी हम एक बड़े मुल्क हैं और हम चाहते हैं कि ये सारे जो हैं छोटे छोटे मुल्क हैं और हमारी ये गुलामी रहें। देखिए, कुछ तो उनके थॉट प्रोसेस में होगा, और क्या कैलकुलेशन हो वो बंदा नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली एक खला नजर आता है उनकी प्लानिंग में, अंडरस्टैंडिंग में और कॉम्प्रिहेंशन में, और बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एज टू हाउ इंटरनेशनल अफेयर्स वर्क। किस तरह से जो देश है, जो ममालिक हैं, वो किस तरह से तरक्की करते हैं, जबकि वो कोलाबोरेशन से करते हैं, कोऑपरेशन से करते हैं। और आजकल तो वी लिव इन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। अब आप ना ताल्लुकात ना भी करो तो भी अगर कोविड ने आना है तो इट हैज टू क्रॉस द बॉर्डर्स। दे विल नॉट आस्क, दैट डिजीज विल नॉट आस्क अस, दे विल नॉट आस्क इंडिया। या अगर क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है वो जिस तरह हिंदुस्तान पे, उसी तरह पाकिस्तान पे। दिल्ली में जो है क्लाइमेट चेंज की बात की माजरत के, जब हम हिंदुस्तान से जो ऐसी खबरें आती हैं, आप तो अब मैं सीरियस नुक्ते से एक उस नुक्ते पे आता हूं कि अगर बाढ़ भी आ जाती है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ होता है। अगर गर्मी का तनाव जो है 52 सेंटीग्रेड अगर गर्मी कहीं पे भी हिंदुस्तान में हो जाती है, वो भी कहते हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो है अफवाज या पाकिस्तान के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अगर ऐसी सोच को डेवलपमेंट देगी वहाँ की मीडिया और वहाँ के चंद लोग जो हैं जो बीजेपी के, तो फिर कैसे आगे पीछे बात हो सकेगी? जी, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं यही जी कहूंगा मैं कि आप अगर जवाब दे तो फिर जी, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि आई थिंक मीडिया जो है पूरी दुनिया में एक व्हाट इज कॉल्ड शुत्र बेमहार, अगर आप उर्दू समझते हैं, जी जी वो शुत्र बेमहार कहते हैं उस ऊंट को जिसके ऊपर वो ना हो चलाने वाला, तो वो हर जगह ये मसाइल बड़े हैं आई थिंक। बट डेफिनेटली दे गेट द क्यू फ्रॉम द लीडर्स के नैरेटिव क्या बनाते हैं, और लीडरशिप का यही तो टेस्ट है, यही तो इम्तिहान है कि वो चीजों को कैसे देखते हैं। चले, मैं रमेश जी वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। रमेश जी, अब फैसले की घड़ी हो गई, फैसला आ गया। आप समझते हैं कि आपने जैसे कहा विक्ट्री स्पीच होगी, अभी विक्ट्री स्पीच तो उन्होंने आज जो हम सुन रहे थे उन्होंने तो कर दी, कहीं ना कहीं पे बात की है कि जी
मैं मुबारकबाद देता हूँ कार्यकर्ता को, उन लीडरों को जिन्होंने बड़ा साथ दिया, ये किया। वहाँ पे तो कहीं भी पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात की बात हमें नज़र नहीं आई। मगर आप समझते हैं कि अब कुछ मूड चेंज नज़र आएगा और दूसरे बड़े चैलेंजेस जो हैं नई हुकूमत को क्या होंगे? लाजमी है, जो है हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे गुर्बत है। वहाँ पर मैंने जब यूएन में था तो सबसे बड़ा मसला तो शौचालय का है, यानी कि लोगों को जो है बेसिक नीड्स जो हैं वो चीज़ें नहीं हैं हिंदुस्तान के अंदर जो हम देखते हैं यहाँ पे बैठ के। तो उनको पूरा करने पे कामयाब होगी आने वाली हुकूमत सर? नहीं, बिल्कुल। जो अभी जिस स्टेटमेंट की आपने बात करी है वो अभी नहीं कहेंगे। जिस दिन वो शपथ लेंगे, ओथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की, उस दिन ये लाइन कहेंगे कि मैं पड़ोसियों के साथ में जितने भी संबंध है उनको अच्छा करना चाहूंगा, तब कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे। वो अभी तो विक्ट्री, जिस तरीके से वो जीते हैं, अपने लोगों को अभिवादन कर रहे हैं, उनको स्वीकार कर रहे हैं, इस तरीके की सारी चीजें। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि बारिश हो जाती है या बाढ़ आ जाती है और कोई अगर गर्मी आ जाती तो पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। आलू जनाब, और मैं प्याज महंगा हो जाता है, बैंगन सर। मैं तो जो है राज्यसभा लोकसभा के देखता हूं, उसमें तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगर हमारे राज्य में आलू और बैंगन और प्याज महंगा होता है तो उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाता है। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, आपके लीडरों की जो है स्टेटमेंट है। आपका भाई वो पुरानी बातें सर मैं छोड़िए और पुरानी मैं नहीं, अभी भी अभी बदलते की हुए एक खबर है कि गर्मी का तनाव बढ़ा है, उसकी वजह जो है पाकिस्तान है। मैं कह रहा हूं बदलते हुए पाकिस्तान, बदलते हुए हिंदुस्तान की अब आवाम की जो सोच को बदलो। उसमें अगर हम सोच नहीं बदल पा रहे हैं, देखो मैं मीडिया का पार्ट हूं, आप भी मीडिया का पार्ट हो उस तरफ, तो उसमें गलतियां हमारी भी हैं। हमें इस तरह की खबरों को न स्पेस देना चाहिए और ना ही तवज्जो देना चाहिए। हम तो कहते हैं इस समय गर्मी है, तरबूज और खरबूजा और सरदा जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, हम तो बड़े अच्छे तरीके से खा रहे हैं, बड़े मीठे हैं आपके यहाँ के। हम तो इस तरह की खबरों की बात करते हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ में चीजें हो रही हैं, मैं दिल से नहीं चाहता हूं कि ये चीजें आगे बढ़े। मैं पाकिस्तान से भी कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान चले, से भी कहना चाहूंगा कि बहुत अब डायलॉग शुरू होने चाहिए। डायलॉग शुरू और होने रही चाहिए। बहुत शुक्रिया रमेश ठाकुर साहब, आपने वक्त निकाला। जी.आर. बलू साहब, अवां जी वॾी महिरबानी ऐं विशाल जी वॾी महिरबानी। तया त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु जेको आहे सो कोशिशि कईसीं त पाड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में जेके चूंडूं थियूं आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल कयूं, पर तय आहे त मोदी जी वरी ॿीहर हुकूमत अचे थी, पर हीअ हुकूमत इत्तेहादी ऐं कमज़ोर हुकूमत सम्झी वेंदी ऐं अपोज़िशन जेका आहे उते असांखे वरी मज़बूत नज़र अचे पई। किथे न किथे तय आहे त जीअं रमेश ठाकुर चयो, जी.आर. बलोच चयो त किथे न किथे हिन वक़्तु फ़ैसिले करण में बीजेपी खे या पार्लियामेंट में वॾी अपोज़िशन जो उनखे मुंहुं ॾियणो पवंदो ऐं फ़ैसिला जेके कंदा उन्हनि में वॾी दुश्वारी हूंदी, छाकाणि त कांग्रेस ऐं उन जा इत्तेहादी जेके अपोज़िशन में हूंदा उहे उन्हनि खे इहे फ़ैसिला करणु न ॾींदा। आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।